से पैसे कमा रहा है। हमने जब पाकिस्तान बनाया तो पहले 11 सालों में हमने 7 वज़ीर आज़म चेंज करे, गुलाम मोहम्मद साहब को, और उसके बाद बड़ा शौक था, हर रोज़ वज़ीर आज़म चेंज करते थे। और फिर हमारे जस्टिस मुनीर की, जिनकी रूह आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है, जस्टिस मुनीर की जो रूह थी वो भी आज जिंदा है। और जस्टिस मुनीर साहब को सही लगता था, चाहे वो अयूब खान मार्शल ले आए, सिकंदर मिर्जा साहब ने मार्शल ले आए, या जो भी हुआ। तो हमने जब 7 वज़ीर आज़म 11 साल में चेंज किए, तो हिंदुस्तान ने पहले 10 सालों में 5 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। रिसर्च अच्छी नहीं करते, लेकिन अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन उससे अच्छा शायद दुनिया में कहीं नहीं होता है। आज हिंदुस्तान में 23 कैंपसेस हैं आईआईटी के। आईआईटी के ग्रेजुएट्स जो है वो गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, जुमला कंपनियों के सदूर हैं। तो कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहा के वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जब उन्होंने 1991 के अंदर नरसिम्हा राव साहब की क़यादत में, मनमोहन सिंह साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, जब इन्होंने पॉलिसी चेंज करी तो उनके पास एक एजुकेशन बेस था जिसको जाके वो आगे लेकर चल गए। हमने भी यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेके आया, लेकिन फिर हमने पागलपना भी उसके साथ साथ किया। लेकिन हमारे पास तो कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि आपका एवरेज बच्चा, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, द एवरेज पाकिस्तानी चाइल्ड इज एक्चुअली गेटिंग 27 पॉइंट्स इन मैथ एंड 31 पॉइंट्स इन साइंस आउट ऑफ 100। यह हमने अभी पूरे पाकिस्तान भर में टेस्ट किया है। दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट पब्लिक स्कूल्स बट ऑल्सो प्राइवेट स्कूल्स। तो मैं ये कहता हूँ कि स्कूल को प्राइवेटाइज कर दें और गवर्नमेंट को कहें कि उसको वाउचर दें बच्चे को। तो अब यहाँ पे फंस गए, अब हम किस तरह निकलेंगे इस बावर से? एक तरीका तो ये है कि एक हमारा रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। ज़ाहिर हमसे 5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। नंबर 2 चाइना में होने चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम नंबर 2 हम ट्राई करते हैं मेरे ख्याल से। पाकिस्तान में 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं, विच इज़ मोर देन फैसलाबाद एंड रावलपिंडी कंबाइंड। 55 लाख किड्स एवरी बेबी एवरी ईयर। मतलब ना आप ज़मीन और बना रहे हैं, ना आप एग्रीकल्चर अनाज और उगा सकेंगे। आपके पास ऑलरेडी इतना अनाज नहीं है जितना आपकी ज़रूरत है। अगर आप 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, मुझे आप ये बताइए कि कब आपने पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर पाकिस्तान में तवज्जो दी है? यहाँ इस्लाम खतरे में आ जाता है अगर आप पॉपुलेशन प्लानिंग की बात करते हैं। बांग्लादेश भी एक मुसलमान माशरा है, हद से बड़ा इज्तिमा करते हैं वो लोग, हमसे बड़ा इज्तिमा करते हैं वो लोग। तुनीसिया भी इस्लामिक माशरा है, इजिप्ट भी इस्लामिक माशरा है। उधर सब ने पॉपुलेशन प्लानिंग कर ली है, हमने पॉपुलेशन प्लानिंग नहीं करी। आप पाकिस्तान, एवरेज पाकिस्तान के अंदर एवरेज पाकिस्तानी वुमेन हैज 2 times as many children as a बांग्लादेशी और इंडियन वुमेन एंड 3 times as many children as a श्रीलंकन वुमेन। अगर पिछले 15 साल के अंदर हम सिर्फ बांग्लादेश जितनी अपनी फर्टिलिटी रेट कर लेते ना, तो आज पिछले 10 सालों में तो आज 15% से हमारी पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा होती है। लेकिन हम मतलब ये बांग्लादेश कोई सुपरस्टार नहीं है, हिंदुस्तान कोई सुपरस्टार नहीं है। बांग्लादेश इज सीरियसली करप्ट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, लेकिन वो मतलब 2 चीजें करते हैं, औरतों को तालीम देते हैं और थोड़ी सी पॉपुलेशन प्लानिंग कर लेते हैं, दैट्स इट। हम वो भी नहीं कर पाते। तो बांग्लादेश से हम पीछे इसलिए रह गए कि उधर उन्होंने वहां पे एक्सपोर्ट क्यों पड़ा कि खवातीन काम करती हैं आउटसाइड द हाउस, और बच्चियों को तालीम दी है इन्होंने। बच्चियों को तालीम देना स्टिल इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, बट वी डोंट डू दैट। सो पॉपुलेशन प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग यू डू। उसके लिए आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कम करनी पड़ेगी। एक स्टेटिस्टिक मैं आपको और दे देता हूँ, जस्ट टू मेक यू थिंक कि किधर हम पाकिस्तान पहुंच गया है। और आप लोगों के लिए नहीं पहुंचा है, अब आप लोगों के लिए पहुंच रहा है, बाकी पाकिस्तानियों के लिए पहुंच चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो लेसोतो में मरते हैं इन द फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ। 28 दिन की उम्र में 4 हफ्ते के अंदर 44 बच्चे मर जाते हैं 1000 में से लेसोतो में। दैट्स द वर्स्ट रिकॉर्ड। फिनलैंड में 1 मरता है, ईरान में 8 मरते हैं, लेसोतो में 44 बच्चे मर जाते हैं। दैट्स द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द सेकेंड वर्स्ट के लिए टाई है साउथ सूडान और पाकिस्तान। हमारे यहाँ 40 बच्चे मर जाते हैं पहले 4 हफ्ते के अंदर। ये पीटीआई के हेल्थ मिनिस्टर थे जफर मिर्जा साहब, इन्होंने कुछ दिनों पहले मजमून लिखा था, बहुत समझदार अच्छे आदमी हैं। तो इन्होंने ये मजमून लिखा था कि 40 बच्चे आपके मर जाते हैं पहले 4 हफ्ते के अंदर। पहले 4 हफ्ते में बच्चा मर गया, उसका तो कोई कसूर नहीं था ना। He could possibly, he or she could not have made a mistake, लेकिन उसको हमने मारा ना। और कमाल ये है कि जो बच्चों की साउथ सिटी में पैदाइश होती है या आगा खान में होती है, लाहौर के अमीर इलाकों में होती है, अगर आप लाहौर के अंदर गुलबर्ग और इस्लामाबाद में F7 और F8 के इलाके निकाल लें और कराची में डिफेंस के इलाके निकाल लें,
तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से 7-8 बच्चे भी नहीं मरते होंगे 1000 में से। तो आप लोगों के लिए स्टेटिस्टिक नहीं है, ये तो आम पाकिस्तानी के लिए स्टेटिस्टिक है, नॉन एलीट पाकिस्तानी के लिए स्टेटिस्टिक है। लेकिन इस पाकिस्तान में अगर हम सेकंड वर्स्ट हों, साउथ सूडान के साथ टाई करते हो, तो थोड़ा सा शर्म का मुकाम तो होना चाहिए ना, थोड़ी सी तो कुछ सोच होनी चाहिए ना। ये हुकूमत हमारी है, ये हुक्मरानी है, इसमें हम डिफेंड करते हैं कि नहीं 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 हम प्रोविंस के पैसे कम नहीं कर सकते, नहीं नहीं जी वफाक जिस तरह काम कर रहा है वो करे। भाई क्यों काम कर रहा है? इसके अंदर हम कुछ लोग जो है वो आर्मी की भी तारीफ कर रहे होते हैं। भाई आधा वक्त तो मार्शल रहा है, क्या कर लिया आर्मी ने? हर वक्त तो आर्मी के इंग्रेस से क्या कर लिया उन्होंने? तो कहीं ना कहीं मिन हासिल कौम हमको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह हम पाकिस्तान चला रहे हैं इस तरह नहीं चल सकता। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? मतलब हम क्या वी विल जस्ट, मतलब पूरी दुनिया आगे निकलती रहेगी एंड वी विल जस्ट मडल अलोंग? 2% की ग्रोथ, क्राइसिस 2% की ग्रोथ, 3% की ग्रोथ, वापस बैक टू IMF। एक ये इक्विलिब्रियम है, एक इक्विलिब्रियम है कि हम एकदम फेल्ड स्टेट की तरफ चले जाएं साउथ सूडान, और एक इक्विलिब्रियम ये कि हम बैठ जाएं, मुल्क को सीख कर लें और आगे लेके चले जाएं। हम वो कर नहीं पा रहे हैं। हमको अपने अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़नी है, अपने अपने छोटे छोटे मफाद नहीं छोड़ने हैं, अपने अपने फीफडम नहीं छोड़ने हैं। तो ये दिस इज वेयर पाकिस्तान इज। सो पॉपुलेशन प्लानिंग इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू। सेकेंड थिंग इज लिव विद इन आवर मीन्स। 75 साल में आपने 3 या 4 साल करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं किया, बाकी हर साल करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट? कि आपका डॉलर का डेफिसिट हो जाता है, फॉरेन करेंसी का डेफिसिट हो जाता है। जो आप इंपोर्ट करते हैं उसके मुकाबले में एक्सपोर्ट बहुत कम है। अब यहां पे पिछले साल जब खान साहब की हुकूमत थी तो $80 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, $80 बिलियन का, और एक्सपोर्ट कितना हुआ? $31 बिलियन। दैट्स इट, $31 बिलियन। पूरी रेमिटेंस में डालो तो $30 बिलियन ये हो गए रेमिटेंस। तो 60 बिलियन की हमारी आमदन थी और 80 बिलियन का हमारा खर्चा था। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 17.5-18 बिलियन का था। 18 बिलियन कहां से आए? अब आप कर्ज ले लीजिए 18 बिलियन का, 18 बिलियन का एक और कर्ज ले लीजिए। हर साल आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को देने के लिए आपको कर्ज होता है। अभी आपके पास $100 अरब का कर्ज हो गया है। अब आप करंट अकाउंट डेफिसिट जीरो भी कर देते हैं तो आपको हर साल $20 बिलियन तकरीबन वापस करने हैं, परपेचुइटी में वापस करने हैं। क्योंकि इस साल जो आप $20 बिलियन वापस करेंगे वो आप कहां से वापस करेंगे? वो आप किसी से कर्ज लेके वापस करेंगे। तो हमारा जो है वो टोपी घुमाने का एक सिस्टम है कि हम सऊदी अरब से पैसे लेके कतर को दे देते हैं, कतर से पैसे लेके UAE को दे देते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेके एशियन डेवलपमेंट बैंक को दे देते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को दे देते हैं। और ये फाका मस्ती जो हमारी है ये किसी दिन भी रंग नहीं लेके आएगी। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। तो ये गालिब की तारीफ कर रहे हैं आप, लेकिन हम मतलब ये कर्ज पे कर्ज ही लेके जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक्सटर्नल। तो हमको कहीं ना कहीं से वी हैव टू डिसाइड मिन हासिल कौम के वी हैव टू लिव विद आवर मीन्स। आप अगर 7,500 अरब रुपया टैक्स जमा कर रहे हैं और 4,000 अरब रुपये सूबों को दे रहे हैं और 3,000 अरब आपके पास हैं और उसके अलावा भी आप खर्चे कर रहे हैं और कोई खर्चा वफाक भी इतनी कम नहीं करती है। जब मैं बात मैंने की है सूबों की, लेकिन मैं वफाक की बात भी करता हूँ आपसे कि वफाक ने 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें सूबों को दे दी, कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी कि ये सूबों का काम है, ये सूबों का काम है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज आपने सूबों को दे दी, लेकिन वहाँ पे आपने फिर भी एक मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज रखी है, नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त सूबे की जिम्मेदारी है, वफाक की जिम्मेदारी नहीं है। सही है, एग्रीकल्चर सूबे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसका मतलब है वफाक को खत्म करनी चाहिए। इन्होंने लिख दिया कि आप वफाक के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री खत्म कर दी, बोलते हैं खत्म कर देते हैं। उन्होंने उसको खत्म कर दिया एग्रीकल्चर को, नई मिनिस्ट्री बना दी फूड सिक्योरिटी। एग्जैक्टली वही मिनिस्ट्री है लेकिन उसका नाम फूड सिक्योरिटी है। आज भी वफाक जो है वो अपनी एसुई गैस की कंपनियों के थ्रू उसको और ममारी गैस के थ्रू हम सब्सिडीज दे रहे होते हैं फर्टिलाइजर को। हम कहते हैं कि हमको फार्मर्स को सब्सिडी देनी है, लेकिन इत्तेफाक है कि फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए हमको फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यार तुम लोग पास ऑन करते हैं। वो जरूर पास ऑन करते होंगे आई एम श्योर, लेकिन अगर आपको फार्मर्स को सब्सिडी देनी है so it doesn't take rocket science to understand कि डायरेक्ट फार्मर को दे दो यार, यू नो, छोटे फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दे दो। वही फर्टिलाइजर कंपनी को सस्ती गैस दे के क्यों देनी है? बहरहाल तो